नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DN इंडिया। असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से जुड़ी विद्या देवी अपने वफ्द के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची, जहां उन्होंने सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में अकीदत के फूल पेश किए। दरगाह में हाजिरी के दौरान उन्होंने 1000 से अधिक ज़ायरीनों में लंगर तकसीम किया और मुल्क में अमन, भाईचारे व मोहब्बत की दुआ मांगी। असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से जुड़ी विद्या देवी अपने वफद के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में अकीदत के फूल पेश किए। दरगाह में हाजिरी के दौरान उन्होंने 1000 से अधिक ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया और मुल्क में अमन, भाईचारे व मोहब्बत की दुआ मांगी। खादिम सैयद वासिफ अली चिश्ती के मुताबिक विद्या देवी ने 42 मीटर का गिलाफ, 2 चांदी के कटोरे और गुंबद का शयाना मज़ार मुबारक पर पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती नफरत और मजहबी तनाव खत्म होना चाहिए और प्यार मोहब्बत का पैगाम हर घर तक पहुंचना चाहिए। विद्या देवी ने कहा कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज से बेहद अकीदत है और वह पिछले 20 वर्षों से लगातार अजमेर आ रही है। उन्होंने कहा, हम सबसे पहले इंसान हैं, इसलिए समाज में नफरत नहीं बल्कि भाईचारा और इंसानियत फैलनी चाहिए। उन्होंने देशवासियों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। दरगाह में जियारत सैयद अहमद अली नियाजी ने कराई, जबकि सैयद आसिफ अली ने खास दुआ का एहतमाम किया। गौरतलब है कि विद्या देवी जब भी अजमेर आती है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चांदी का छत्र और कलश पेश कर अपनी अकीदत का इजहार करती है। विद्या जी जो है गरीब नवाज की चाहने वाली हैं, गरीब नवाज की जोगन है और हमेशा गरीब नवाज के दरबार से इन्होंने जो मांगा गरीब नवाज ने इनको नवाजा और हमेशा ये गरीब नवाज के दरबार की निस्बत इनके ऊपर कायम रहे और ये इसी तरीके से गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी देते रहें। ये हम गरीब नवाज के दरबार में हमने दुआ करी। गरीब नवाज के दरबार में जब आज इन्होंने हाज़िरी दी तो अकीदत के फूल पेश किए और शामियाना पेश किया, मखमल की चादर पेश करी और गरीब नवाज के दरबार में दरूद और सलाम का नजराना पेश किया। और सैयद अहमद अली नियाजी साहब जो इनके मुजावर हैं, जो इनके खादिम हैं, जिनके ज़रिए से इन्होंने गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी दी और उन्होंने इनके लिए दुआ करी और चांदी के कटोरे पेश किए। चांदी के कटोरे के अंदर इन्होंने फूल का नजराना गरीब नवाज के दरबार में पेश किया और बहुत अकीदत के साथ में पेश किया और इंशाअल्लाह गरीब नवाज ने इनके नजराने को कबूल किया और गरीब नवाज इनको हमेशा अपने दरबार में बुलाते रहेंगे और कामयाबी देते रहेंगे। और ये जिन लोगों की भी सेवा करती हैं गरीब नवाज के निस्बत से, इनकी सेवा हमेशा कामयाबी रहेगी और इनकी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। हमेशा ऐसी दुआएं करते हैं। खुशी की बात है कि बस कुछ काम लिया है, लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, वो काम बाबा जी अच्छे से पूरा कर दें। और इस वक्त आप देख रहे हो माहौल इस तरह का चल रहा है कि दिल ही उदास है ना, कभी डीजल पेट्रोल। तो बाबा जी से यही मना रही हूँ कि अगर इस तरह की नौबत आई तो मैं आपके पास आ कैसे पाऊंगी, ये हो जाएगा ना ऐसा। आज नहीं, कल है जन्मदिन। आज तो मैंने बाबा जी को कहा ना कि लोगों ने मुझ पे जो विश्वास किया है उनके विश्वास को पूरा करे, उनका काम पूरा करे, इसके लिए चादर पेश की है। आप एक आध्यात्मिक गुरु है, लोगों किस तरीके से फैज पहुंचा रहे हैं, आप कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं, लोग कैसे आपको मदद करते जा रहे हैं? देखिए, मैं तो लोगों को, मेरा काम ही है लोगों को दर्शन करवाना, यहाँ से कामाख्या तक, कामाख्या से फिर वापस आपके दरबार तक, और दर्शन करा के हम लोगों को महत्व बताते हैं कि कौन सी जगह का क्या महत्व है, कौन सी जगह से क्या होता है। मतलब दूसरों के जैसा नहीं कि ये वो आजकल जानते हो ना आप, जादू टोना वो सब चल रहा है, हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ लोगों को दर्शन करवाना, उसकी बातें बताना। और अभी अगले महीने हमारे कामाख्या में अम्बुज का मेला भी है, इसके लिए। हिंदू और मुसलमान दोनों आपके पास आते हैं, कैसे आप जोड़कर चल रहे हैं? देखिए, हम तो एक ही हैं। अब भगवान ने तो जात पात बनाया नहीं है, हमने ही बनाया है ना, तो मैं तो दोनों को मानती हूँ। क्या लगता है आज के दौर में सिर्फ नफरत की सियासत होगी, ऐसे में आपको ऑब्जेक्शन भी उठाना चाहिए? देखिए, अगर ऑब्जेक्शन उठाते रहे तो उठाए, लेकिन मेरे कहते हैं ना 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, तो हम एक नए देश नागरिक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पूजा कर सकते हैं। और मेरी इनकी आस्था तो बहुत पहले जुड़ी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं यहीं आई थी ना, कामाख्या तो बाद में गई थी ना। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो लोगों से मांगते मांगते आई थी और आज मैं लोगों को देती हूँ, तो सबसे बड़ा कर्म तो इनका ही है ना। तो जिनकी वजह से हमारा घर चलता है, उन्हें थैंक यू बोलने में कोई शर्म नहीं है।
आज आपने दरबार में क्या चीज पेश करी है, क्या हुआ है? मैंने दरबार में गुम्मद की चादर पेश की है। क्या गरीब नवाज की चाहने वाली हैं हमारी विद्या देवी बहन, और ये हमेशा दरबार आलिया के अंदर जब इनका मुंड होता है, जब ही ये सरकार गरीब नवाज इनको याद करते हैं और ये आ जाती हैं। और इनसे मैं आज से नहीं, कम से कम 10 से 12 साल मेरे को 20 साल हो गए हमारे को जुड़े हुए, और बिल्कुल मेरी बहन की तरह है और ये मेरे को भाई की तरह ही मानती है। और जब भी आती है तो जो भी दरबार शरीफ में सेवा करती है ये, तो वो सरकार गरीब नवाज में इस वक्त में इन्होंने शामियाना जो पेश करा, ये तीसरा शामियाना इन्होंने पेश करा है दरबार आलिया के अंदर। और इससे पहले भी आई हैं तो आप चांदी का मुकुट लेके आई हैं, फिर एक उसके बाद में छतर पूरा बनवा कर चांदी का लेके आई हैं। अब कैसे जो लेके आई हैं तो 2 चांदी के कटोरे हैं जिसके अंदर दरबार आलिया के अंदर जो खिदमत होती है तो उसके अंदर संदल पेश करा जाता है, तो इनकी तरफ से वो रहेगा। और ये गरीब नवाज इनको हमेशा इस मंजिलों से खूब आसान कर दे और कामयाबी की मंजिलें हमेशा इनको मिलती रहें। और इनको जो भी दरबार शरीफ से हमने वज़ाइफ दिए हैं वो भी सब इनके लिए कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं और ये कामयाब हुई हैं उससे। पहली बार जब मैं आई थी ना, तो मैंने इन्हें कुछ नहीं दिया था। नहीं वो बात नहीं है, ये बाबा साहब दिल देखते हैं यहाँ पर, और ये दिल का मामला है यहाँ पर सारा का सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया के जो भी वज़ाइफ थे, नाद अली वगैरह, दरूद शरीफ, आयत, हाँ, और ये सब चीज़ें हमने इनको यहाँ से दरबार आलिया से दी हैं, तो ये पढ़ती हैं और उसी से ही सब लोग फैज़ पा रहे हैं। इनके जो भी आने वाले हैं वो फैज़ पाते हैं। और अभी जो है हमारी विद्या देवी की तरफ से कम 1000-1200 आदमी का लंगर जो है वो तकसीम करेंगी लंगर खाने के अंदर बाद मगरिब के। तो जो भी यहाँ पर हाजिरीन हैं उन सबसे भी गुजारिश करते हैं कि आप लंगर खाने में आकर लंगर ले मतलब, है ना, और दुआ करें इनके लिए कि हमेशा ही ऐसे आती रहें और दरबार में ऐसी सेवा करती रहे। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा शिक्षा, खेल और बाल विकास को लेकर एक के बाद एक नई सौगातें दी जा रही हैं। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा एवं महात्मा गांधी विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा शिक्षा, खेल और बाल विकास को लेकर एक के बाद एक नई सौगातें दी जा रही है। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा एवं महात्मा गांधी विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। करीब 60 लाख रुपए की लागत से होने वाले इन विकास कार्यों से क्षेत्र के विद्यार्थियों और नन्हे बच्चों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेगी। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि दक्षिण क्षेत्र को शिक्षा और खेल के क्षेत्र में मॉडल विधानसभा बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 38 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र का सबसे सुसज्जित लॉन टेनिस ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, जिससे युवाओं और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मिल सकेगी। इसके साथ ही लगभग 21 लाख रुपए की लागत से नंदघर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां बच्चों को बेहतर पोषण, शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध होगी। वहीं विद्यालय परिसर में करीब 75 लाख रुपए की लागत से 5 नए कक्षों का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान विधायक अनीता बघेल ने कहा कि शिक्षा ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है और बच्चों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम आगे भी इसी तरह स्थापित किए जाते रहेंगे। क्षेत्रवासियों और विद्यालय परिवार ने इन विकास कार्यों के लिए विधायक का आभार जताते हुए कहा कि इन योजनाओं से शिक्षा व्यवस्था और खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा में 38 लाख रुपए से तोपदड़ा का जो खेल मैदान है उसमें लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड जो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में पहला राजकीय विद्यालय होगा जिसमें लॉन्ग टेनिस का ये ग्राउंड बनने जा रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है हम अजमेर के लोगों के लिए कि हमारे इस विद्यालय में DMFT के फंड से लगभग 38 लाख रुपए इसके खेल मैदान के सुसज्जितीकरण के लिए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है इस तोपदड़ा परिसर में
उस तोपड़ा परिसर में जो आंगनबाड़ी भवन है उसको पूरी तरह से जमींदोज करके 21 लाख रुपए की नई लागत से तो आंगनबाड़ी भवन भी बनाया जा रहा है। बच्चे बचपन से ही खेल खेल में आंगनबाड़ी पाठशाला आए, नंदघर के रूप में वहाँ जैसे कान्हा जी को यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने पाल पोस कर बड़ा किया, वैसे हमें नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं कृष्ण जी की भांति यहाँ पल्लवित पुष्पित होकर के बड़े हों और इस विद्यालय में आकर के फिर विद्या अध्ययन करें और यहाँ की खेल सुविधाओं का लाभ उठाएं। ये जो खेल सुविधाएं विकसित हो रही है तोपड़ा के ग्राउंड में, वो सिर्फ तोपड़ा के लिए नहीं पूरे शहर के लिए। ये चूंकि तोपड़ा स्कूल पूरे शहर के बीचों बीच में है, ये खेल सुविधाएं विकसित होने से पूरे शहर को और शहर के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो मैं स्कूल प्रशासन को और यहाँ के क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ कि लगभग 50 से 60 लाख रुपए की राशि आज इसकी खेल सुविधाओं के विस्तार और आंगनबाड़ी भवन के लिए खर्च हो रही है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद में लगभग 75 लाख रुपए की राशि से 5 कक्षों का निर्माण कार्य भी हम करेंगे। तो तोपड़ा स्कूल में जो अल्प भाषाई एसटीसी संचालित हो रही है, जो हमारी एसटीसी के कारण से 5 कमरे उन्होंने रोक रखे हैं, उस अल्प भाषाई एसटीसी को वहां से निकाल के हम नए कमरों में अन्यत्र स्थानांतरित कर देंगे और वो जो कमरे हैं हमारे, वो कमरे बच्चों के काम आएंगे। तो निश्चित रूप से जो तोपड़ा स्कूल एक गरिमामय विद्यालय होता था, यहाँ से हमारे आईएएस जो फाइनेंस सेक्रेटरी है आज वैभव गालेरिया जी, वो यहाँ से पढ़ करके निकले हैं। तो ऐसे आईएएस ऑफिसर यहाँ से बन के निकले, यही हमारा सपना है। और इसको यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ रोजगार उन्मुखी अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए लर्न अर्न एंड परफॉर्म LEP योजना शुरू की है। इस नई योजना के तहत छात्र छात्राएं पढ़ाई जारी रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यों का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे और इसके बदले हर माह आर्थिक सहायता भी हासिल करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ रोजगार मुख अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए लर्न अर्न एंड परफॉर्म LEP योजना शुरू की है। इस नई योजना के तहत छात्र छात्राएं पढ़ाई जारी रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यों का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे और इसके बदले हर माह आर्थिक सहायता भी हासिल करेंगे। कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि LEP योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें कार्य, संस्कृति, जिम्मेदारी और तकनीकी दक्षता से भी जोड़ना है। योजना के तहत विद्यार्थियों को रिसर्च, डिजिटल सेवाएं, प्रशासनिक कार्य और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव मिल सके। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में पढ़ाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान बेहद जरूरी हो गया है। इसी सोच के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये अभिनव पहल शुरू की है ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान ही प्रोफेशनल माहौल को समझ सके और भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सके। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूरी मेरिट और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
पात्र और योग्य विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। एलईपी योजना के तहत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 3,000 से 5,000 रुपए तक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 5,000 से 8,000 रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए संजीवनी साबित होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगी। एमडीएसयू की यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां अब छात्र सीखेंगे भी, कमाएंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। देखिए, सोच बिल्कुल स्पष्ट है, इस रूप में स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी आता है, यहाँ का विद्यार्थी आता है, शहरी परिवेश का, उसको प्रवेश तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उसको कई बार इन कारणों से पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है कि वो उसके पास आगे पढ़ाई करने का पैसा नहीं है। उसके दृष्टिगत रखते हुए हमने इस योजना को शुरू किया कि आदमी प्रतिभावान तो है, बच्चा प्रतिभावान तो है, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे विश्वविद्यालय में 50 तरह के काम ऐसे होते हैं जो हमें आउटसोर्स करने पड़ते हैं। हमने सोचा कि इस तरह के काम विद्यार्थियों को क्यों नहीं दिए जाएं, जैसे हॉर्टिकल्चर का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो हमारी भी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी और विद्यार्थी को इनडायरेक्टली कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा। इन दोनों प्रमुख उद्देश्यों को शुरू करते हुए इस योजना को शुरू किया है और इसमें हमने व्यवस्थाएं बहुत ट्रांसपेरेंट रखी हैं। इसमें एप्लीकेशन से लेकर के हम पहले एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद डिपार्टमेंटल लेवल पर उनकी स्क्रूटनी होगी, उसका जस्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के बाद द्वारा कुलपति को भेजा जाएगा और कुलपति अपने स्तर पर फिर उसकी जांच करवाएगा कि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी रही है कि नहीं रही है। उसके बाद में इसको अवार्ड कर दिया जाएगा और इसके लिए हमने बजट में ऑलरेडी इसके लिए प्रोविज़न करवा लिया है। 50 लाख रुपए का प्रोविज़न रखा गया है बजट में इसके लिए। मैं समझता हूँ ये राशि इस वर्ष के लिए पर्याप्त होगी और अगली बार जब इसका क्रियान्वयन देखेंगे, आवश्यकता हुई तो बॉम से आग्रह करके इसको पुनः और अमाउंट को। पुष्कर कात्यायनी मेड़ता रेलवे विशेष परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर पिसांगन तहसील के ग्राम रूपाहेली जसवंतपुरा के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार पर भेदभावपूर्ण मुआवजा देने का आरोप लगाते हुए उचित दर पर मुआवजा अथवा वैकल्पिक भूमि देने की मांग उठाई। पुष्कर कात्यायनी मेड़ता रेलवे विशेष परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर पिसांगन तहसील के ग्राम रूपाहेली जसवंतपुरा के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार पर भेदभावपूर्ण मुआवजा देने का आरोप लगाते हुए उचित दर पर मुआवजा अथवा वैकल्पिक भूमि देने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तर पश्चिम रेलवे की 51.348 किलोमीटर लंबी परियोजना के तहत उनकी उपजाऊ और सिंचित भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन बदले में बेहद कम मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों के अनुसार जहां पड़ोसी ग्राम नाद में करीब 30 लाख रुपए प्रति बीघा और लेसवा में लगभग 22 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है, वहीं रूपाहेली जसवंतपुरा के किसानों को मात्र 3,30,000 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी भूमि राज्य मार्ग पर स्थित है तथा चारों ओर सड़क संपर्क होने के कारण बाजार मूल्य काफी अधिक है। इसके बावजूद बेहद कम मुआवजा तय किया जाना किसानों के साथ अन्याय है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन उपजाऊ और सिंचित है, जहां अच्छी फसल उत्पादन होती है। ऐसे में रेलवे लाइन गुजरने से उनकी आजीविका पर बड़ा असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहले रेलवे स्टेशन नांदगांव में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में उसे रूपाहेली जसवंतपुरा क्षेत्र में आवंटित किया गया। फिर भी उनके गांव की भूमि का मुआवजा नहीं बढ़ाया गया। इससे गांववासियों में सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मुआवजा राशि को बाजार दर के अनुसार बढ़ाया जाए अथवा प्रस्तावित किसानों को अन्यत्र कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि किसानों के साथ न्याय हो सके। देखिए, हम रूपाहेली गांव है जो ग्राम पंचायत जसवंतपुरा और तहसील पिसांगन के अंदर आता है, जो वहाँ के किसानों को लेकर किसानों की जो समस्या है, उनके खेतों के अंदर जो यहाँ पुष्कर से मेड़ता जाने वाली रेलवे लाइन है, तो उसमें जो उनकी जमीन जा रही है, तो उसको लेके हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने को आए, जिसमें हमारी मेन समस्या है वो ये है कि हमारे जो मुआवजा राशि है जमीन को लेके,
उसको वहाँ मुआवजा राशि 3,30,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि हमारे रुपायली के पास में जो जमीन है एकदम टच में पड़ोस में जो कि नांद ग्राम पंचायत में आती है, वहाँ पे उससे 10 गुना 30 लाख रुपए लगभग मुआवजा राशि दी जा रही है। इसको लेकर हम सभी ग्रामवासी जो है इसका विरोध कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि जितनी हमारे पड़ोसी खेत वालों को दी जाए उतनी हमारों को दी जाए। पीसांगन के पूर्व सरपंच मंजू देवी ने अवैध पट्टे बनाए। अवैध पट्टे को लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद ने आज से 2 साल पहले जांच पूरी की और उस पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की। पंचायत समिति ने जांच के उपरांत ना तो आज तक निगरानी याचिका दायर हुई, ना सरपंच पर कोई FIR दर्ज हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। पट्टों पर होशोहवास में जो पट्टा धारक हैं, सरपंच के परिवार के लोग रोज नित्य क्रम में वहाँ आते हैं और वहाँ पर लड़ाई दंगे करते हैं, धमकियाँ दी जाती है। मैं पिछले निरंतर 2 साल से यहाँ सुनवाई में आ रहा हूँ, ना तो सरपंच पर FIR हुई है, ना उन पट्टों पर निगरानी दर्ज हुई है। सारा सिस्टम वहाँ अभी EO लग गया है। EO ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता। आखिर पब्लिक जाएगी कहाँ? पट्टे बनाने के बाद सरपंच खुला घूम रहा है, जनता रोष में है, हमारे पे दबाव बनाया जा रहा है, नित्य प्रतिदिन धमकियाँ दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कलेक्टर साहब के पास आज जन सुनवाई में आया हूँ, उनसे मेरा निवेदन है कि ये कार्रवाई जल्द इस पर कार्रवाई करें, सरपंच पर FIR हो और पट्टे निरस्त। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर जिले के बांदर सिंधी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए NH 48 पर फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रुकाया। गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस के भी होश उड़ गए जब अंदर से मेड इन USA लिखी अवैध पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अजमेर जिले के बांदर सिंधी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए NH 48 पर फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रुकाया। गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस के भी होश उड़ गए जब अंदर से मेड इन USA लिखी अवैध पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने मौके से दिल्ली निवासी आरोपी विनय कुमार जाट और जसवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कार्यवाही के दौरान स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद CO ग्रामीण आयुष वशिष्ठ के सुपरविजन में थाना प्रभारी दयाराम चौधरी के नेतृत्व में टीम ने NH 48 पर घेराबंदी कर कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपियों से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। श्रीमान SP साहब अजमेर द्वारा एक सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि जो साइकिलिंग गश्त होती है उसको प्रभावी बनाया जाए और जो संदिग्ध वाहन है उनकी निरंतर चेकिंग की जाए। इसी क्रम में बांदर सिंधी थानाधिकारी द्वारा मैं जाब्ता संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय पे एक काली फिल्म लगी हुई संदिग्ध वाहन सामने आया जिसको रुकवाया गया। रुकवाने के बाद उसके जो हाव भाव थे वो संदिग्ध लगे, पूछताछ की गई, उसकी गाड़ी चेक की गई तो उसके पास में एक पिस्टल 6 कारतूस मिले। बाद में उसके साथ में एक व्यक्ति और था तो 2 व्यक्तियों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। एक पिस्टल और 6 कारतूस जब्त किए गए और जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको जब्त किया गया। दोनों जो आरोपी हैं कहाँ के निवासी हैं? दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। अब आगे इनकी 2 दिन की PC ली गई है जिसमें हम
ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो आम फायर आर्म है ये इन्होंने कहाँ से खरीदा और क्या उपयोग में ले रहे थे उसको। इनके खिलाफ पहले पूर्व में कोई मुकदमा वगैरह जैसे अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें सामने नहीं आया है। हमने जो दिल्ली है जो संबंधित थाना है उसको मेल भी किया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया उनका। अगर ये देखा जाए तो जैसे हथियार लेके घूम रहे थे, किसी घटना का भी अंजाम देने की फिराक में है ये संभव है, इसलिए 2 दिन की पीछी ली गई है जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में शुक्रवार को विभिन्न अत्याधुनिक मशीनों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। उन्होंने फीता काटकर एवं मशीनों का निरीक्षण कर नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग में शुक्रवार को विभिन्न अत्याधुनिक मशीनों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे, जिन्होंने फीता काटकर एवं मशीनों का निरीक्षण कर सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश पोरवाल सहित विभिन्न विभागों के एचओडी, चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नेत्र रोग विभाग में नई मशीनों के स्थापित होने से अब मरीजों को आंखों की जांच और उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से आंखों से संबंधित गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान संभव हो सकेगी, जिससे मरीजों को बेहतर एवं त्वरित उपचार मिल पाएगा। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने कहा कि अस्पताल में लगातार चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नई मशीनों के आने से नेत्र रोग विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मरीजों को अत्याधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध होगी। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में नई तकनीकी मशीनों से डॉक्टरों को रोगी के सटीक निदान में सहायता मिलेगी और उपचार प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी। वहीं नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश पोरवाल ने विभाग में स्थापित मशीनों की जानकारी देते हुए बताया कि इन मशीनों के माध्यम से आंखों की रेटिना, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा एवं अन्य जटिल बीमारियों की जांच अत्यधिक सटीकता के साथ की जा सकेगी। अजमेर के जनरल हॉस्पिटल जो केवल अजमेर का नहीं है, हमारे संभागीय स्तर का हॉस्पिटल है, इसको निरंतर इसका आधुनिकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संभाग के मरीजों को यहीं पर लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए, ताकि इनको जयपुर या दिल्ली चक्कर न काटने पड़े। उसके लिए आज यहाँ पर जो हमारे आयुष डिपार्टमेंट है, जिसमें लेटेस्ट 7 मशीनें जो लगभग 2 करोड़ 10 लाख की है, वो इस डिपार्टमेंट खरीदी है। और इन मशीनों के ऑपरेशन के बाद आँख के प्रत्येक बीमारी का यहाँ पर इलाज भी होगा, जानकारी भी ली जाएगी, टेस्टिंग भी होगी। मैं सोचता शायद ये कुछ विषयों में तो एसएमएस हॉस्पिटल से भी बेटर हॉस्पिटल ये डिपार्टमेंट हो जाएगा और यहाँ के लाखों लोगों को, यहाँ को करोड़ों लोग तो शायद नहीं अतिशक्ति नहीं होगी जिनको इसका लाभ मिलेगा, क्यों आजकल व्यक्ति के खान पान, डायबिटीज, जीवन शैली के कारण सीधा इफेक्ट आंखों पे भी आता है। और मैं तो जीवन में देखा है कि डायबिटीज के कारण व्यक्ति की पूरी आंखें भी चली जाती हैं। तो डायग्नोसिस समय पे हो जाए ताकि व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिल सके। यहाँ पे आधुनिक जेश कंपनी है विदेश की, जो वर्ल्ड की फेमस कंपनी है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। इसका लोगों का इलाज भी होगा और इलाज के साथ साथ ये स्वस्थ भी रह सकेंगे। और आंखें हैं तो सब कुछ है, इसलिए आंखों के हिसाब से विभाग ने जो पहल की है, मैं यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ की टीम तो सबको अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, ताकि मरीजों का लेटेस्ट इलाज करते रहें, ताकि अजमेर कम से कम एक डिपार्टमेंट हम आधुनिक करते जाएं, ताकि सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट अजमेर में लोगों को मिलता रहे। हाल ही में 2-3 और यहाँ के आधुनिकीकरण की ओर कर रहे हैं। शायद महीने भर के अंदर
अजमेर में या राजस्थान में रोबोट सर्जरी भी इस हॉस्पिटल में होने जा रहा है। जो एक मशीन जो 9 करोड़ की है, वो अजमेर से पढ़े हुए एक हमारे डॉक्टर हैं जिन्होंने अमेरिका जाकर के डॉक्टरी की। अब उनको अपने मूल हॉस्पिटल की निश्चित रूप से याद आई और उन्होंने अपने समर्पण भाव से वो भेंट करने का उन्होंने घोषणा की है। मेरे से बात हो गई है, डॉक्टर साहब से करा दी है, और यहाँ से जो प्रशासन से जो अनुमति होनी चाहिए थी वह भी हमारे चिकित्सा मंत्री ने अनुमति दे दी है। वो अनुमति फाइल पे साइन हो गए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो मशीन यहाँ आ जाएगी और शायद पहली बार अजमेर में कोई रोबोट सर्जरी भी होनी शुरू होगी, जो आज के समय की आवश्यकता भी है। और मुझे लगता है कि अगले महीने तक जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो काफ़ी दिनों से आप लोग उसकी चर्चा कर रहे हो, उसकी सारी प्रक्रियाएं लगभग अंतिम चरण में है। मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक हम इसका शिलान्यास करके इसको शुरू कर सकेंगे। कंपनी तय हो गई, उनके साथ MOU हो गया, एवरीथिंग हैज बीन नाउ सॉल्व। तो मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल को ये दो नई सौगातें आगामी 2-3 महीने में लगेगी और धीरे धीरे यह हॉस्पिटल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। बांदर सिंदरी थाना पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे म्यूल हंटर अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी से जुड़े आरोपी राहुल धोलपुरिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर देश भर में करीब 19 करोड़ रुपए की साइबर ठगी में शामिल होने का आरोप है। अजमेर के बांदर सिंदरी थाना पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे म्यूल हंटर अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी से जुड़े आरोपी राहुल धोलपुरिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर देश भर में करीब 19 करोड़ रुपए की साइबर ठगी में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारत के विभिन्न राज्यों में साइबर हेल्पलाइन पोर्टल 1930 पर कुल 16 शिकायतें दर्ज है। आरोपी और उसका गिरोह आमजन को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी मैसेज, शेयर मार्केट में पैसा डबल करने और पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर ठगी को अंजाम देना था। यह कार्यवाही SP हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशानुसार की गई। वहीं CO ग्रामीण आयुष वशिष्ठ के सुपरविजन और थाना प्रभारी दयाराम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को दबोचा। कार्यवाही में कांस्टेबल हरिनारायण दाबला की विशेष भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी से साइबर ठगी नेटवर्क और अन्य साथियों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। म्यूल हंटर अभियान के अंतर्गत पहले भी बांदर सिंदरी थाने ने 6.5 करोड़ की जो साइबर फ्रॉड है उसका खुलासा किया था। उसी की पूछताछ में और अन्य जो तथ्य सामने आए उसमें एक नया व्यक्ति का नाम सामने आया, राहुल का, जो भी ये साइबर फ्रॉड में लगा हुआ था। इन दोनों ने मिलके, कुलदीप और राहुल ने मिलके लगभग 19 करोड़ का साइबर फ्रॉड किया है, जिनमें से लगभग 26 लाख की राशि इनके अकाउंट में आई है और लगभग 20 खाता धारक अभी तक सामने आ चुके हैं जिनके खिलाफ इन्होंने साइबर फ्रॉड किया है। तो इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और जो संबंधित थाना है और संबंधित व्यक्ति है उनको अवगत करा दिया गया है। ये लगातार ये अभियान का लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल, ये पूरे जिले में ये अभियान चल रहा है जिसमें विभिन्न जगह पे कार्रवाई की जा रही है। हमारी सर्किल में भी अराई थाने में ये कार्रवाई की जा चुकी है और अन्य जगह पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई साइबर फ्रॉड की कोई
हमारे संज्ञान में आती है कोई जानकारी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम आमजन से भी अपील करते हैं कि अगर वो कोई साइबर फ्रॉड की कोई जानकारी होती है या उनके साथ में कोई साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत वो पुलिस को बताएं। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को पुष्कर में विधिवत शुभारंभ हुआ। शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को पुष्कर में विधिवत शुभारंभ हुआ। शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाना तथा पार्टी की विचारधारा, कार्यप्रणाली और संगठनात्मक व्यवस्थाओं से अवगत कराना है। भाजपा जिला मीडिया संयोजक विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती रहती है। इसी क्रम में आयोजित इस 2 दिवसीय शिविर में विभिन्न विषयों पर कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रदेश महामंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता एवं वक्ता अलग अलग विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। शिविर के माध्यम से संगठन की विचारधारा, कार्यशैली तथा वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी की भूमिका को लेकर विशेष जानकारी दी जाएगी। विक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि आने वाले समय में संगठन के सामने आने वाली चुनौतियों और परिस्थितियों का किस प्रकार सामना किया जाए तथा पार्टी के व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए, इस विषय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना तथा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला प्रमुख सरिता गेना सहित कई वरिष्ठ नेता मंचासीन रहे। इस दौरान अजमेर नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, संपत सांखला सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के लिए सदैव और कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती रहती है समय समय पर। इसी उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ये प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है जॉलीवुड होटल पुष्कर के अंदर। इस शिविर के अंदर विभिन्न सत्र होंगे जिनमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी होंगे, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश के महामंत्री आदि अनेक वक्ता हमारे बीच उपस्थित रहेंगे आज और कल, और वो उनके विषय के ऊपर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। और इस प्रशिक्षण शिविर में सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और पूरे अजमेर शहर भाजपा के जिले की तरफ से माननीय रमेश जी सोनी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर और आने वाले समय में जो हमारी चुनौतियां हैं, वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियाँ चल रही है, उनका हम सामना किस प्रकार से करेंगे और पार्टी के जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम आगे कैसे संचालित करेंगे, इसके रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। विक्रम सिंह। इस कार्यक्रम में अभी शुभारंभ में कौन कौन आएगा? आज के शुभारंभ के कार्यक्रम में माननीय वासुदेव जी देवनानी और केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी और हमारे पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी और पार्टी के जो सह प्रभारी हैं अजमेर से। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।